जालोर के चौहान कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में। जालोर वालों को सोनगरा चौहान बोलते थे। महाराणा प्रताप के जो नाना थे वो अखेराज सोनगरा थे। जालोर में 6 शासक हुए: कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव, सामंत सिंह और कानड़देव चौहान। और कानड़देव चौहान के समय 1311 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसने यहां पर अटैक किया और 1311 ईस्वी में जालोर के सोनगरा चौहानों की सत्ता समाप्त हो गई। केवल कानड़देव के जो भाई हैं मालदेव सोनगरा, वो बचे थे और उनको बाद में फिर चित्तौड़ का प्रबंधक बना दिया गया था। तो इन 6 शासकों के बारे में हमको देखना है। कानड़देव चौहान के बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी है और शुरुआती जो 5 शासक हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमको लेनी है। चौहानों का राजस्थान में जो आरंभिक क्षेत्र था, मतलब जहां पर उनकी सत्ता थी, स्वतंत्र सत्ता तो नहीं थी। आरंभ में वो प्रतिहारों के सामंत थे, बाद में फिर स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन उनकी जो आरंभिक सत्ता थी वो सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में थी। सांबर झील जो जयपुर और नागौर जिले में आती है। जयपुर जिले की एक तहसील है सांबर, लेकिन जो झील है उसका विस्तार जयपुर जिले में भी है और नागौर में भी है। सोर्स इसके हमको 2 सोर्स से यहां से जानकारी मिलती है। एक तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया प्रबंध कोश, जो हमको बताता है कि साहब 551 ईस्वी में कोई वासुदेव चौहान थे। वासुदेव चौहान के द्वारा यहां पर सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में चौहानों की सत्ता स्थापित की गई थी, मतलब वो उनके मूल पुरुष थे। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज चौहान थर्ड, कई बार व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं साहब ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड क्या है, कौन से पृथ्वीराज चौहान थर्ड है? तो वो पृथ्वीराज चौहान जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने तराइन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी से, वो तीसरे नंबर पर थे। उनसे पहले 2 पृथ्वीराज और हुए थे, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तीसरे नंबर के थे, इसलिए हम बोलते हैं। उस समय के लोग इनको ये नहीं बोलते होंगे कि साहब आपका राजा कौन, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उस समय नहीं बोलते होंगे। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हमने उनको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये दे दिया। तो मैं पृथ्वीराज ही बोलूंगा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बात कर रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। 1170 ईस्वी का उनके समय का एक अभिलेख है बिजोलिया में, जिसको बिजोलिया अभिलेख कहा जाता है। बिजोलिया जो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में आता है। सोमेश्वर चौहान ने मंदिर के लिए जमीन दान की थी और मंदिर के लिए दान की गई जमीन को डोहड़ी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है डोहड़ी। तो यहीं पर 1170 ईस्वी के उस अभिलेख से हमको यह पता चलता है कि जो सांबर झील है उसके प्रवर्तक वासुदेव चौहान थे, मतलब वासुदेव चौहान के द्वारा ही उस सांबर झील को बनाया गया था, ऐसा वहां से पता चलता है। लेकिन भौगोलिक मान्यता यह कहती है कि साहब ये टेथिस सागर के अवशेष थे और इसमें जो नमक आया, जो खारापन आया, नमक उत्पादन होता है ना सांबर लेक से, राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का लगभग 80% के आसपास और देश के कुल नमक उत्पादन का 8-8.5% के आसपास का नमक उत्पादन होता है। आसपास से कुछ नदियां आती हैं, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, ये उसमें नमक डालती हैं। खैर भौगोलिक मान्यता ये कहती है, मैं खारापन इसलिए बता रहा हूं कि टेथिस सागर था तो सागर का पानी खारा होता है, इसलिए भौगोलिक मान्यता ये कहती है कि साहब ये टेथिस सागर का अवशेष है। लेकिन बिजोलिया अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि इस सांबर झील के जो प्रवर्तक थे वासुदेव चौहान थे और राजशेखर का लिखा हुआ प्रबंध कोश हमको यह बताता है कि चौहानों के जो मूल पुरुष थे वो वासुदेव चौहान थे। तो इतनी तो हमको कहानी समझ में आई कि चौहानों का अगर आरंभिक कोई क्षेत्र रहा राजस्थान में जहां इनकी सत्ता स्थापित रही, वो सांबर झील के आसपास का था और इनकी राजधानी अहिक्षत्रपुर हुआ करती थी। अहिक्षत्रपुर जिसको आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। पहले भी इसका नाम हमको सुनने को मिलता है, जैसे महाभारत काल में एक प्रदेश है जांगल प्रदेश, जो राजस्थान का बीकानेर है, उसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। और उसी क्षेत्र के लिए महाभारत काल में कुछ शब्द हमको देखने को मिलते हैं, कुरु जांगला और माद्रेय जांगला। इसका अर्थ यह है कि वो जो जांगल प्रदेश है वो या तो कुरु क्षेत्र का भाग होता था कभी, या माद्रेय जो क्षेत्र होता था मद्र देश, उसका भाग हुआ करता था। इसीलिए जांगल प्रदेश शब्द को अलग से स्वतंत्र ना लेकर उनके साथ जोड़कर लिखा गया है कि कुरु जांगला मतलब कुरु का भाग और माद्रेय जांगला मतलब मद्र जो देश है उसका भाग। तो उसकी राजधानी भी अहिक्षत्रपुर हुआ करती थी, जिसको आज हम नागौर बोलते हैं। इसके अगर टुकड़े करें ना अहिक्षत्रपुर के, अहि का मतलब हो गया नाग, छत्र और पुर मतलब नगर,
तो मतलब ऐसा नगर जिसका छत्र, जिसका ताज स्वयं नाग है। तो नाग का अर्थ यहां पर कभी नाग वंश का शासन रहा होगा, इसी की वजह से अहिक्षत्रपुर कहा गया और बाद में फिर इसको नागपुर, और नागपुर से धीरे 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 इसको हमने नागौर बोला। तो यही उनकी चौहानों की, जब वो सांबर झील के आसपास में उनका अधिकार था तो यहीं पर उनकी ये राजधानी हुआ करती थी। और ये भी इसीलिए बताया गया कि जब लोगों के द्वारा ये पूछा गया कि साहब प्रॉपर एक जगह बताओ जहां पर चौहानों की सत्ता स्थापित थी शुरू में, जहां उनका राज था, तो एक आ गया ठीक है सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है। लेकिन अगर आप थोड़ा और डिटेल से जाएं तो प्रॉपर एक जगह पर आप नहीं बोल सकते। पूरा अनंत प्रदेश से लेकर जो वर्तमान राजस्थान का सीकर जिला है, अनंत क्षेत्र उसको बोलते थे, वहां से लेकर और पुष्कर तक का जो क्षेत्र है, तो इस बीच में कहीं पर उनकी सत्ता थी। मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूं आपको, मैं यहां से आपको जालोर की तरफ लेकर जाऊंगा और यह बताऊंगा कि राजस्थान में चौहानों के जो केंद्र थे वो कौन कौन से थे, और उनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो यहीं सांबर से ये लोग उठे। एक शाखा चली गई अजमेर की तरफ, अजयराज चौहान 1113 में अजमेर नगर बसाया। एक शाखा यहां से चली गई नाडोल की तरफ, नाडोल जो वर्तमान में राजस्थान के पाली जिले में आता है। सांबर के चौहानों के शासक थे एक वाकपति राज, क्या नाम, वाकपति राज। उनके बेटे थे लखन सिंह या लाखन सिंह। 960 ईस्वी में उन्होंने नाडोल में चौहानों की सत्ता स्थापित की। तो सांबर से एक अजमेर गई, सांबर से एक नाडोल की तरफ आ गए। नाडोल वाले जो थे, क्या नाम बताया आपको मैंने, लखन सिंह या लाखन सिंह। उन्हीं के वंशजों में से एक हुए थे वल्हन, और वल्हन के बेटे थे कीर्तिपाल चौहान। तो वल्हन के बेटे कीर्तिपाल चौहान नाडोल से निकलकर और जालोर की तरफ चले गए, और जालोर में सन 1181 ईस्वी में चौहानों का एक और केंद्र बनाया जिसको हम सोनगरा चौहानों के नाम से जानते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? जालोर का जो गढ़ है, जिस पहाड़ी पर बना हुआ है, उसको सोनगिरी बोलते हैं, और सोनगिरी के क्षेत्र पर शासन करने की वजह से चौहानों की इस शाखा को सोनगरा कहा गया। इन्हीं चौहानों का 1311 ईस्वी में जब यहां से पतन हुआ तो एक शाखा चली गई सिरोही की ओर, और सिरोही वाले जो चौहान थे उनको देवड़ा चौहान कहा गया। तो वंश कौन सा है, ध्यान रखना, वंश चौहान ही है, शाखाएं अलग अलग हैं। जालोर में पूछा जाए वंश कौन सा, चौहान, शाखा कौन सी है, सोनगरा। सिरोही में जब ये चले गए, वंश कौन सा, चौहान, शाखा कौन सी है, देवड़ा, सिरोही वाले देवड़ा चौहान। इन्हीं चौहानों की एक सत्ता वहां पर गई कोटा बूंदी के क्षेत्र में, और वहां उस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है ये संयुक्त रूप से हाड़ौती कहलाता है। हालांकि झालावाड़ में अलग वंश का शासन रहा बाद में, खैर मोटा मोटा समझना कि चौहान जब वहां पर गए तो उन चौहानों को कहा गया हाड़ा चौहान। तो वंश कौन सा, चौहान, शाखा कौन सी थी, हाड़ा। तो कोटा बूंदी का क्षेत्र उनका था, फिर बाद में कोटा अलग रियासत बन गई, कोटा को तोड़कर फिर झालावाड़ अलग रियासत बन गई, और झालावाड़ पर झालाओं का शासन रहा। झाला जो है ये चौहान नहीं थे। क्लियर इतनी बात? तो जालोर तक हम आ गए। अब जालोर पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जालोर में सोनगरा चौहानों की सत्ता किसने स्थापित की, कीर्तिपाल चौहान ने। कब की, 1181 ईस्वी में। सोनगरा क्यों कहा गया, साहब सोनगिरी की पहाड़ी पर यह बना हुआ है दुर्ग, और यहां शासन करने की वजह से इनको सोनगरा कहा गया। इसी पहाड़ी को कनकांचल के नाम से भी जाना जाता है। सोनगरा, सोनगिरी या सुवर्णगिरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां पर एक गढ़ बना हुआ है, जालोरगढ़। इस जालोरगढ़ का निर्माण पहले ही हो चुका था। जब कीर्तिपाल चौहान यहां पर आए थे तो उससे पहले यह गढ़ यहां पर था। और इस गढ़ को किसने बनाया, तो एक इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने यह कहा है कि प्रतिहार शासक थे नागभट्ट फर्स्ट। कौन, प्रतिहार नागभट्ट फर्स्ट, उनके द्वारा जालोर के गढ़ का निर्माण करवाया गया था। गौरीशंकर हीरा चंदोजा ये कहते हैं नहीं साहब, प्रतिहारों ने नहीं कराया था, इसका जो निर्माण है वो परमारों के द्वारा कराया गया था। हालांकि हम ये देखते हैं कि 1181 ईस्वी में जब कीर्तिपाल चौहान ने यहां पर चौहानों की सत्ता स्थापित की तो उस समय परमारों को पराजित करके, परमारों का अधिकार था यहां पर, और परमारों को हटाकर और फिर यहां पर चौहानों की सत्ता स्थापित की गई थी। कुछ बातें और ध्यान रखना। कीर्तिपाल चौहान के संबंध में दो एक उपाधियां हमको देखने को मिलती हैं। एक तो मुहणोत नैणसी ने इनको कहा है कीतु एक महान राजा, थोड़ा सा समझना। जोधपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे मुहणोत नैणसी, जिनके द्वारा लिखा गया है नैणसीरी ख्यात, जो राजस्थान की पहली ख्यात बताई जाती है। उन्हीं के द्वारा लिखा गया है मारवाड़ रा परगनारी विगत।
मतलब मारवाड़, जोधपुर का जो क्षेत्र है, वहां कितने कौन से गांव है, कितनी क्या आबादी है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी हमको दी है। तो उन्हीं मुणोत नैन सिंह ने, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे, महाराजा जसवंत सिंह जिनका शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी तक का था, उनके द्वारा कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की उपाधि दी गई। इसके अलावा जालोर में एक मंदिर है, सूंदा माता का मंदिर। सूंदा माता मंदिर पे एक अभिलेख है, वहां पर कीर्तिपाल चौहान को राजेश्वर कहा गया है। तो इन दोनों से एक बात तो समझ में आती, एक जगह कीतु एक महान राजा, इसका मतलब इन्होंने केवल सत्ता स्थापित नहीं करी, अपने आप को बड़ा भी किया। एक जगह उपाधि है राजेश्वर, मतलब राजाओं का ईश्वर। तो अपना राज्य कुछ फैलाया तो था इन्होंने, अपनी कुछ सत्ता इन्होंने अच्छे तरीके से स्थापित तो की थी। कीर्तिपाल चौहान के बाद अगले जो शासक बने थे वो थे समर सिंह। अब ध्यान देना, कीर्तिपाल चौहान ने सत्ता तो स्थापित की, हालांकि कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ से थोड़ी सी दुश्मनी ले ली थी, और मेवाड़ से जब दुश्मनी ली तो इसका परिणाम इनके आगे आने वाले जो वंशज हैं, समर सिंह के बाद जो शासक बनेंगे उदय सिंह को भोगना पड़ा, और फिर उदय सिंह को मेवाड़ वालों के साथ में संधि करनी पड़ी। मैं थोड़ा सा बताता हूं। कीर्तिपाल चौहान ने 1181 में जब जालोर में सोनगरा चौहानों की सत्ता स्थापित की थी, तो उससे पहले की बात है, सन 1173 ईस्वी की, कुछ जगह है 1177 ईस्वी की। टाइम आपको रटना नहीं है कि कौन सा टाइम है, मोटा मोटा आप एक दिमाग में खा तैयार रखना कि 1173-1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के जो शासक थे वो थे सामंत सिंह। वहां गोहिल वंश का शासन था, और कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। किसकी सहायता से? गुजरात के जो चालुक्य थे, जिनको हम सोलंकी भी बोलते हैं, उनकी हेल्प से ऐसा किया था। और सामंत सिंह को मेवाड़ को छोड़कर और वागड़ की तरफ जाना पड़ा, वागड़ की तरफ शरण लेनी पड़ी। तो सामंत सिंह के भाई थे कुमार सिंह, उन्होंने 1179 ईस्वी में 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर दिया। उन्होंने चालुक्य या सोलंकी जिनको हम बोलते हैं, जिनकी गुजरात में सत्ता थी, तो कुमार पाल ने उन गुजरात वालों से कहा कि मेरा साथ दो ना भैया, और उन चालुक्यों की सहायता से कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर दिया और मेवाड़ पर फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो कीर्तिपाल चौहान नाराज भी हुए, खैर, लेकिन आप इसको इस दिशा में इस तरीके से याद रखना कि शुरू में कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ वालों के साथ में जो लड़ाई की थी, अब आगे जाके इनके जो वंशज होंगे उदय सिंह को इसका परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। एक, हालांकि कुछ ज्यादा हुआ नहीं, एक संधि हुई थी, तो इसको आप अपने माइंड में रखना। क्लियर है इतनी बात? कीर्तिपाल चौहान के बाद मैंने क्या बताया? समर सिंह ने जालोर को थोड़ा मजबूत करने पर ध्यान दिया, क्योंकि अभी शुरुआती दौर था, नई नई जालोर में इनकी सत्ता स्थापित हुई थी, और समर सिंह का शासनकाल जो था वो अब ऐसा शासनकाल था कि विदेशी आक्रमण जो है वो बार बार लगातार हो रहे थे, उनका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। सन 1182 ईस्वी से, समर सिंह का शासनकाल बताता हूं पहले, 1182 ईस्वी से और 1205 ईस्वी तक, तो उधर तराइन का युद्ध हो ही गया था पृथ्वीराज चौहान के थर्ड के साथ में। और दिल्ली में हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है सत्ता स्थापित हो गई थी, मतलब मोहम्मद गोरी की ही सत्ता स्थापित हुई थी, उसका जो प्रतिनिधि है, उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहां पर शासन कर रहा था। तो समर सिंह को यह लगा कि अब जालोर को मजबूत करना चाहिए, तो समर सिंह ने एक तो यहां पर शस्त्रागार बनाया, जहां पर हथियार वगैरह बनाते थे, उसको शस्त्रागार बोलते हैं। इसके अलावा समर सिंह को यह लगा कि जो चालुक्य शासक है गुजरात वाले, भीम चालुक्य, उससे भी संधि कर ली जाए, ताकि अगर कहीं अटैक होता है, दिल्ली वाले आकर अटैक करते हैं या पश्चिम से कोई अटैक होता है, तो मैं थोड़ा स्ट्रांग रहूं। तो भीम चालुक्य का नाम ध्यान रखना, भीम सेकंड जिनको कहा जाता है, दूसरे नंबर के भीम थे इसीलिए भीम सेकंड, उनके साथ में समर सिंह ने अपनी बेटी लीला देवी की शादी करवा दी थी, तो दोनों संबंधी बन गए। अब देखो, मैं एक रोचक बात आपको बताता हूं, ये जो भीम सेकंड है ना, जिनके साथ में समर सिंह ने अपनी बेटी लीला देवी की शादी कराई थी, इन्हीं भीम सेकंड का पृथ्वीराज चौहान के साथ में एक लंबा युद्ध हुआ था, लंबा संघर्ष हुआ था। हालांकि हम जानते हैं कि 1184 में नागौर का युद्ध हुआ था, लेकिन वो केवल एक युद्ध नहीं था, बहुत सारे युद्धों की श्रृंखला थी। थोड़ा सा समझना, पृथ्वीराज चौहान शासनकाल 1177 से और 1192 ईस्वी तक का, और भीम सेकंड उनके समकालीन। ये भी आप दिमाग में रखना, देखो अगर किसी चीज को रटोगे नहीं तो ये भी समझ में आएगा कि अगर पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी तक का है, तो उनका जब शासनकाल शुरुआती दौर में था, 4 साल हुए थे, तभी जालोर में सोनगरा चौहानों की सत्ता स्थापित हो गई थी। 1177 में 4 जोड़ोगे 1181, और 81 में जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने
सोनाग्रा चौहानों की सत्ता स्थापित की थी। खैर, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आबू के जो शासक थे सलख पंवार, उनकी बेटी थी इच्छिनी देवी, और इच्छिनी देवी के बारे में कहा जाता है वो बहुत सुंदर थी, और उसकी सुंदरता के कारण पृथ्वीराज चौहान भी उनसे शादी करना चाहते थे, और जो भीम चालुक्य हैं वो भी उनसे शादी करना चाहते थे। इसकी वजह से दोनों की तलवारें खिंच गई, दोनों में युद्ध हुआ, बहुत लंबा दोनों में युद्ध चला, जिसको हम एक ही युद्ध के नाम से जानते हैं, 1184 का नागौर का युद्ध। एक तो यह कारण बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान और भीम सेकंड के बीच में जो युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज रासो में कारण दिया गया। एक कारण और दिया जाता है जो पृथ्वीराज रासो में ही दिया गया है, यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के जो चाचा थे कान्हा, जब इनके पिता का शासन था, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान, तो उनके शासनकाल के दौरान पृथ्वीराज चौहान के चाचा कान्हा ने भीम सेकंड के 7 चचेरे भाइयों को मार दिया था। इसीलिए भीम ने अजमेर पर अटैक कर दिया, नागौर पर अधिकार कर लिया, सोमेश्वर चौहान को मार दिया गया। तो दोनों के बीच में वो लड़ाई थी और बहुत लंबी लड़ाई चली, लेकिन बाद में जगदेव प्रतिहार ने दोनों के बीच में एक समझौता करा दिया था। तो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने इसलिए बताई ताकि आपको ध्यान हो जाए कि भीम सेकंड कौन थे, आ जाएगा, रह जाएगा ध्यान में। तो समर सिंह के बारे में केवल 2 बातें, क्या अपनी पुत्री लीला देवी की शादी कराई, किसके साथ में, भीम सेकंड के साथ में। इसके अलावा जालोर को मजबूत करने का काम किया, वहां पर शस्त्रागार स्थापित किया कि कोई अगर अटैक करे तो हमारे पास कम से कम हथियार तो हों। और वैसे भी देखो जालोर के जो चलो कभी और बात करेंगे, दूसरे में पॉइंट में बात करूंगा, उसके साथ लिंक करते हुए समर सिंह से आगे बढ़ते हैं अब उदय सिंह की ओर। उदय सिंह जालोर के शासकों में से बहुत प्रतापी शासक हुए। कुछ बातें ध्यान रखना, उदय सिंह को कहा जाता है तुर्कों का मान मर्दन करने वाला, मतलब उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाला, उनके मान का मर्दन करने वाला शासक। इल्तुतमिश ने सन 1228 ईस्वी में यहां पर अटैक किया था। क्यों किया था? उदय सिंह ने तुर्कों के वो क्षेत्र जिन पर उनका अधिकार था, जैसे मंडोर, नाडोल, सांचोर, भीनमाल, इन क्षेत्रों पर वापस से अपना अधिकार कर लिया उदय सिंह ने। इल्तुतमिश ने यहां पर अटैक किया 1228 ईस्वी में, और बहुत लंबे प्रयास के बाद भी जब वो युद्ध नहीं जीत सका तो ठीक है, संधि कर लेते हैं। और इस संधि में उदय सिंह ने इल्तुतमिश को 100 ऊंट दिए, 20 घोड़े दिए और ये देकर लौटा दिया। इस संधि का अर्थ यह था कि अब आपको ये दे दिया गया है, इसके बाद हमारे बीच में कोई लेन देन नहीं है, मैं आपके अधीन नहीं हूं। इल्तुतमिश ने बाद में एक बार और अटैक किया, लेकिन बाद में इल्तुतमिश को यहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। फारसी तवारीखों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फारसी तवारीखों में आपको वही घटनाएं देखने को मिलेंगी जो उनके फेवर में हुआ करती थी। इसके अलावा उदय सिंह ने उस समय के जो शासक थे नसीरुद्दीन महमूद, 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद ने यहां पर अटैक किया और उदय सिंह ने उसको पराजित करके वापस लौटा दिया, वापस जाना पड़ा था। कुछ बातें और ध्यान रखना, उदय सिंह ने गुजरात के शासक थे लवण प्रसाद, उनको भी पराजित किया। उदय सिंह के एक मंत्री थे यशोवीर, इनका नाम आप ध्यान रखना। देखो एक चीज है कि कई बार स्टूडेंट क्या रटने लग जाते हैं कि उदय सिंह ने इल्तुतमिश को 2-2 बार सामना किया, नसीरुद्दीन बलबन को भी यहां से पराजित होकर लौटना पड़ा, रटो मत। उदय सिंह का शासनकाल ध्यान रखो 1205 से 1257 ईस्वी तक का है। और हम ये जानते हैं इस समय दिल्ली में कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था 1210 तक, फिर उसका बेटा आराम शाह आया 1 साल के लिए, फिर इल्तुतमिश आया 1236 ईस्वी तक, 1211 से 1236 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज बना 1236 में कुछ महीनों के लिए, फिर उसकी बेटी रजिया बनी 1236 से और 40 तक। तो ये वैसे ध्यान रह जाएंगे। नसीरुद्दीन था, नसीरुद्दीन महमूद, वो 1246 से और 66 तक था। फिर बाद में बलबन था 1266 से और 1287 तक। फिर बलबन की जब मृत्यु हुई तब तो 3 साल में गुलाम वंश का पतन ही हो गया। कैकुबाद बना, फिर क्यूमर्स बना और क्यूमर्स को मार कर फिर जलालुद्दीन खिलजी अगला शासक बन गया। तो अगर इन चीजों का आप ध्यान रखोगे कि किसका शासनकाल क्या है, तो रटने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। उदय सिंह के बारे में अभी तक क्या देखा? इल्तुतमिश से 2 बार सामना, एक बार संधि की, 100 ऊंट और 20 घोड़े दिए। दूसरी बार इल्तुतमिश आया, वापस लौटना पड़ा खाली हाथ। 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद, क्या था नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से और 66, तो 1254 में वही आएगा। उसने अटैक किया लेकिन जालोर को नहीं जीत सका, खाली हाथ उसको लौटना पड़ा। उदय सिंह ने गुजरात के जो लवण प्रसाद थे उनको भी पराजित किया। उदय सिंह के जो मंत्री थे वो यशोवीर थे। अब एक और बात, शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था
कि कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ के सामंत सिंह को वागड़ की तरफ, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है उसको वागड़ बोलते हैं, वहां पर भागकर जाना पड़ा था। लेकिन बाद में 1179 ईस्वी में सामंत सिंह के जो भाई थे कुमार सिंह ने वापस से मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो वो शुरू में एक मनमुटाव तो हो गया था ना जालोर और मेवाड़ के बीच में, तो अब उसका परिणाम जो है उदय सिंह को कुछ भोगना पड़ा था। उदय सिंह के समकालीन मेवाड़ के जो शासक थे वो थे जैत्र सिंह। सन 1213 से और 1250-52 ईस्वी तक का इनका शासनकाल था। मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक कुछ जगह 2 साल ऊपर 2 साल नीचे ऐसा देखने को मिल जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है, उदय सिंह जो जालोर के सोनगरा चौहानों के बहुत बड़े शासक हुए थे, जिनको तुर्कों का मान मर्दन करने वाला शासक कहा जाता है, उन्हीं के समकालीन मेवाड़ के जो शासक थे जैत्र सिंह जो बहुत प्रतापी शासक थे, और बहुत सारे इतिहासकारों ने जैत्र सिंह की बड़ी प्रशंसा की है। बहुत शक्तिशाली शासक थे। इल्तुतमिश को यहां से पराजित होकर लौटना पड़ा था, भगाया था भूताड़ा के युद्ध में इल्तुतमिश को। तो जैत्र सिंह ने अपने पूर्वजों के समय जब कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर अटैक किया था, उसका बदला लेने के लिए उदय सिंह पर अटैक कर दिया। उदय सिंह को यह लगा मेवाड़ के साथ में संधि करना ही ठीक है, और उदय सिंह ने अपनी बेटी चाचिक देवी, या जिसको रूपा दे कहा जाता है, चाचिक देवी या रूपा दे, उसकी शादी जैत्र सिंह के जो बेटे थे तेज सिंह के साथ में कर दी थी। तेज सिंह जो जैत्र सिंह के पश्चात आगे मेवाड़ के शासक बने थे। इसको एक स्ट्रेटेजी के तौर पे भी आप देखना। उदय सिंह के बाद अगले जो शासक हुए वो उनके बेटे थे चाचिक देव। रटने की आवश्यकता नहीं है। उदय सिंह की बेटी का नाम क्या, चाचिक देवी या रूपा दे, और उदय सिंह के बेटे का नाम क्या, चाचिक देव। तो चाचिक देव का शासनकाल ध्यान रखना, उसी से आपको कुछ रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन जो आया हुआ आरपीएससी में वो भी आपको ध्यान हो जाएगा। उदय सिंह का शासनकाल मैंने आपको क्या बताया, 1205 से 1257 ईस्वी तक। तो अब चाचिक देव जो बनेंगे वो 1257 से बनेंगे, 1257 ईस्वी से और 1282 ईस्वी तक। चाचिक देव के समय आपसे ये पूछा जाएगा, जैसा पूछा हुआ है पहले, कि इनके समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे। तो इनके समकालीन एक तो कौन, नासिरुद्दीन महमूद जो 1246 से और 66 तक था। इसके अलावा बलबन जो 66 से और 87 ईस्वी तक का था। तो चाचिक देव के समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि ना तो नासिरुद्दीन बलबन ने यहां पर अटैक किया, नासिरुद्दीन महमूद ने ना तो यहां पर अटैक किया और ना ही यहां पर बलबन ने अटैक किया। तो इनके समय में, चाचिक देव के समय में, दिल्ली वालों ने जालोर की तरफ कोई अटैक नहीं किया था। अब चाचिक देव के बाद में सन 1282 ईस्वी में इनके जो बेटे थे सामंत सिंह, वो अगले शासक बने, और सामंत सिंह का शासनकाल सन 1282 से और 1305 ईस्वी तक का रहा। इनके शासनकाल में ध्यान रखने वाली बात यह है कि सन 1291 ईस्वी में, अब इस समय दिल्ली में कौन थे, गुलाम थे या खिलजी थे, खिलजी आ गए थे। खिलजी वंश 1290 से और 1320 ईस्वी तक रहा। पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से और 96। तो इसी दौरान 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर अटैक किया था। लेकिन यहां पर सामंत सिंह ने गुजरात के जो सारंगदेव वाघेला थे, वाघेला शासक सारंगदेव, उनके साथ में एक अलायंस बनाया। दोनों मिल गए, सामंत सिंह और सारंगदेव, मिलता जुलता नाम है, सामंत सिंह और सारंगदेव, दोनों मिल गए और दोनों ने मिलकर जलालुद्दीन खिलजी को यहां से भगा दिया, पराजित कर दिया। तो ये इतनी सी बात थी कि शुरू में हमने कीर्तिपाल चौहान से लेकर और सामंत सिंह तक को थोड़ी सी देर में हमने कर दिया, समेट दिया। अब ज्यादा जो हमको डिटेल लेनी है वो कानड़देव चौहान के बारे में लेनी है। तो सामंत सिंह के बाद अगले जो शासक बने वो सन 1305 ईस्वी में सामंत सिंह के बेटे कानड़देव चौहान बने थे, और इन्हीं के शासनकाल में सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अटैक किया था और चौहानों की सत्ता यहां से समाप्त हो गई थी। सामंत सिंह ने जीवित रहते ही अपने बेटे को अगला उत्तराधिकारी बना दिया था। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के लगातार अटैक हो रहे थे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अटैक किया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया था। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण में बढ़ने के लिए रणथंबोर जीतना जरूरी था। हालांकि रणथंबोर के बारे में मैंने बता दिया, एक सीरीज बना रखी हो, देख लेना। चित्तौड़ जीतना जरूरी था क्योंकि चित्तौड़ से मालवा की तरफ रास्ता जाता है, गुजरात की तरफ रास्ता जाता है, और उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अब इस बात के चांस थे कि अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर भी अटैक कर सकता है। इसीलिए उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सामंत सिंह ने जीवित रहते 1305 ईस्वी में अपने बेटे कानड़देव चौहान को अगला शासक बना दिया। लेकिन कानड़देव चौहान शासक बनने से पहले ही जो राज के जो निर्णय होते थे उनमें उनका इंटरफेयर होता था। इंटरफेयर नहीं बोलते थे, उनकी सहमति होती थी कि सामंत सिंह को अगर वो कोई सजेशन देते थे तो उस पर वर्क किया जाता था। अब ध्यान देना, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी
और कानड़देव चौहान के बीच में यह युद्ध क्यों हुआ? यह युद्ध हुआ, इसमें शाका हुआ, योद्धाओं ने इसमें केसरिया किया, वीरांगनाओं ने इसमें जौहर किया, क्यों हुआ? युद्ध क्यों हुआ? अलग अलग सोर्स हैं और एक एक करके मैं सोर्स बताता हूं। एक सोर्स है पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया कानड़देव प्रबंध। ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि साहब ये पद्मनाभ पृथ्वीराज चौहान थर्ड वाले पद्मनाभ है क्या? आप सोचो एक बार, कानड़देव चौहान का समय कौन सा है? 1311 ईस्वी वाला। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो समय है वो कौन सा था? 1177 से 1192 ईस्वी का। क्या कोई एक व्यक्ति इतना लंबा जी सकता है? नहीं। वो पद्मनाभ अलग है जिनको पृथ्वीराज चौहान ने कला और साहित्य विभाग का मंत्री बनाया था। एक विभाग बनाया था कला और साहित्य, और उसका मंत्री बनाया था पद्मनाभ को, वो अलग है। और यहां वाले जो पद्मनाभ हैं जिनके द्वारा कानड़देव प्रबंध लिखा गया है, ये कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ अलग है। तो इनके द्वारा क्या बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1298-99 ईस्वी में अपने भाई उलुग खां, इसके अतिरिक्त नुसरत खां, आल्प खां, इनको सेना देकर गुजरात अभियान की ओर भेजा, गुजरात कठियावाड़ की ओर। वहां पर यह सेना गई, लूटमार किया, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, उस शिवलिंग के टुकड़े लेकर, और वहां का लूटा हुआ धन लेकर ये लोग दिल्ली की ओर जा रहे थे। जब ये गुजरात की ओर जा रहे थे शुरुआत में, तो जालोर वालों से कहलवाया अलाउद्दीन खिलजी ने कि साहब हमारी सेना निकलेगी आपके वहां से, उसको जाने दिया जाए, सेना को ना रोका जाए। लेकिन जैसा सोर्स हम पढ़ते हैं तो वहां से जानकारी मिलती है कि कानड़देव चौहान ने यह कहकर उस सेना को वहां से निकलने से मना कर दिया कि तुम गाय का मांस खाते हो, ब्राह्मणों को बंदी बनाते हो, प्रजा को परेशान करते हो, मंदिरों को तोड़ते हो, इसीलिए इस सेना को मेरे राज्य में से नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना उस समय चित्तौड़ के मार्ग से होकर गुजरी थी, और चित्तौड़ के मार्ग से जब होकर गुजरी थी, वहां के शासक थे समर सिंह। समर सिंह ने दंड वसूला था। कोई एक सेना जब किसी राज्य में से निकला करती थी तो उससे दंड इसलिए वसूला जाता था क्योंकि वहां पर वो बहुत नुकसान पहुंचाया करती थी, और उसकी भरपाई के लिए पैसा लिया जाता था, जिसको दंड वसूलना कहा जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की टीस तो थी कि साहब जालोर वालों ने मेरी सेना को नहीं गुजरने दिया। अब वापसी में जब ये सेना जा रही थी तो जालोर की सीमा से होकर जा रही थी, परमिशन कोई थी नहीं इनके पास में। तो जैसा कानड़देव प्रबंध में लिखा गया है कि वहां जालोर की सीमा में ये लोग जब जा रहे थे तो वहीं पर लूट का जो माल था उसके बंटवारे को लेकर दो फाड़ हो गए। एक तो उलुग खां वाला गुट हो गया, इसके अलावा यहां पर मंगोल सैनिक भी थे, मोहम्मद शाह और कहब्रू। तो उलुग खां ने यह कहा कि तुम्हारे पास में जो पैसा है उसमें से 1/5वां हिस्सा भी हमको दो। भाई जो लूट का माल हमारे पास में वो तो है ही, तुम जो लूट कर आए हो ना उसमें से 1/5 मतलब 20% और दो। उन्होंने कहा क्यों दो, हम तो नहीं देते, और उन्होंने देने से मना कर दिया। और ये लूट का जो पैसा है ये लेकर और अपनी जान बचाकर वो लोग चले गए रणथंबोर। रणथंबोर में जो चौहान थे, चौहान शासक हमीरदेव चौहान के पास में गए, शरण मांगी, साहब माई बाप हमारी रक्षा करो। और हमीरदेव चौहान ने कहा तुम मेरे शरणागत हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। लेकिन गौर इस बात पर करना कि जालोर में जब ये आपस में दो फाड़ हो गए, आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको एक अच्छा अवसर समझा किसने? कानड़देव चौहान ने। भाई शासक तो कौन है इस समय जालोर के? 1298-99 की बात बता रहा हूं ना, तो शासक तो सामंत सिंह है, कानड़देव चौहान के पिता, लेकिन कानड़देव चौहान ही अगले उत्तराधिकारी। कानड़देव चौहान के कहने पर अपने मंत्री जेता देवड़ा को भेजा कि जाओ इस तुर्की सेना को मार के भगाओ। जेता देवड़ा गए और जेता देवड़ा ने उनका जो लूट का माल था उसको लूट लिया, और इसके अलावा जो सोमनाथ का जो मंदिर, जो शिवलिंग थे, उस शिवलिंग के टुकड़े लेकर वो जा रहे थे, उन टुकड़ों को भी ले लिया। और एक गांव है सारणा करके कोई गांव है, वहां पर एग्जैक्टली जैसा मुझे ध्यान है कि सारण या सारणा करके कोई गांव है, थोड़ा नाम इधर उधर होगा तो मैं स्क्रीन पर बाद में डाल दूंगा। वहां के जो मंदिर थे उन मंदिरों में उन शिवलिंग के टुकड़ों को कानड़देव चौहान के द्वारा स्थापित करवाया गया था। तो एक तो यह रीजन बताया गया कि जब जालोर की सेना ने लौटती हुई अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर अटैक किया था, उनका माल लूट लिया था, और जो शिवलिंग के टुकड़े वो लेकर जा रहे थे वो लेकर और वहां पर स्थापित कराए थे। इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी नाराज था, और अलाउद्दीन खिलजी के लिए वैसे भी जालोर पर अटैक करना इसलिए जरूरी था कि गुजरात की तरफ के रास्ते वहां से निकलते थे। और रीजन, एक और रीजन है मुणोत नैणसी जो बताते हैं, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी, वो ये कहते हैं कि कानड़देव चौहान के बेटे थे वीरमदेव, और वीरमदेव के साथ में अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा प्यार करने लग गई थी। और वीरमदेव जो हैं ये दिल्ली दरबार में थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, उनकी दरबारी सेवा में थे। और वहीं पर पहली बार फिरोजा ने देखा और देख के क्या बोले, तो बहुत सुंदर है ये तो प्यार करने लग गई थी वो। अब वहां कैसे पहुंचे वीरमदेव? तो इसके संबंध में एक सोर्स है फरिश्ता।
तारीख है फरिश्ता कि साहब एक बार कानड़ देव चौहान ने जब दिल्ली दरबार में बैठे हुए थे, थोड़ा सा खैर समझना इस बात को, कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेना नायक आइन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा जालोर पर अटैक करने के लिए। 1298-99 की घटना है, 1305 में भेजा तो इतना समझ में आता होगा कि साहब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर की तरफ उलझा हुआ था, 1303 में चित्तौड़ की तरफ उलझा हुआ था, तो वहां से जब फ्री हुआ होगा तो 1305 में जालोर की तरफ सेना भेज दी होगी अटैक करने के लिए। आइन उल मुल्क मुल्तानी यहां पर आया और उसने कानड़ देव चौहान से कहा कि आपको मैं सम्मानजनक संधि करवा देता हूं, आप संधि कर लो सुल्तान के साथ में, लड़ाई करने से क्या फायदा। तो यहां पर एक संधि हुई और उस संधि के तहत कानड़ देव चौहान दिल्ली दरबार में गए। फरिश्ता यह लिखता है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं है जो मुझको चुनौती दे सके, और कानड़ देव चौहान भरी सभा में बोलकर गए कि मैं आपकी चुनौती के लिए तैयार हूं, आ जाना जालोर में, और वहां से निकल गए। हालांकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, जैसे डॉक्टर लाल है, वो ये कहते हैं कि ऐसा थोड़ा इंपॉसिबल लगता है कि सुल्तान की ही भरी हुई सभा में और उसको चुनौती देना, थोड़ी सी बात वैसी लगती है, हजम नहीं होती। खैर जो भी बात थी मैंने आपको बताई। तो वहीं पर जब ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने कानड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संधि करवा दी थी, तो वहीं पर कानड़ देव चौहान ने अपने बेटे वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में छोड़ दिया था, और वहीं पर रहते हुए फिरोजा ने एक बार देखा वीरम देव को, देखने के बाद प्यार करने लग गई, अपने पापा से बोली, पापा मेरे को तो ब्याह करना है। बोले किससे? बोले वीरम देव से। बोले बेटा वो तो काफिर है। बोले नहीं, मेरे को तो ब्याह करना है, इसी से ब्याह करना है। नहीं मानी, फिरोजा को डराया धमकाया, बोले अपने विचार बदल ले, किसी और से कर लेना। बोले नहीं, मैं तो वीरम देव से ही करूं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वीरम देव को बुलाया, बोले भैया बात ऐसी है, मेरी बेटी है और शादी करना चाहती है। वीरम देव एक तुर्क महिला से शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वीरम देव वहां अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से और वापस आ गए अपने जालोर में। एक कहावत भी है इसके संबंध में कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय मैं परणी जू तुर्कड़ी तो उल्टो उगे भाण। मतलब अगर एक तुर्क महिला से मैं शादी कर लेता हूं तो मेरे मामा का जो कुल है वो भी लज्जित होगा, मेरा कुल भी लज्जित होगा, और अगर ऐसा हो जाए तो सूरज पश्चिम से उगने लग जाएगा, मैं शादी नहीं कर सकता। तो खैर वो वहां से वापस आ गए। अब एक दूसरा सोर्स और है, वो इसके बारे में कहता है, खैर सोर्स में मत जाओ, आप सीधी सीधी बात सुनो, कि फिरोजा ने अपने पापा से कहा कि पापा मैं ट्राई करती हूँ, एक बार मैं जाती हूँ दिखा, एक बार जालोर में जाके बात कर लूँ। तो फिरोजा जालोर आई। फिरोजा जब जालोर आई तो कानड़ देव चौहान ने उसका स्वागत भी किया, सम्मान भी किया, लेकिन बोले बेटा ब्याह तो नहीं हो सकता, ब्याह तो नहीं करेंगे। फिरोजा वापस गई नाराज होकर, और फिरोजा की जो धाय थी, माता नहीं थी फिरोजा की, माता की मृत्यु हो चुकी थी, पालन पोषण जिसने किया उसको धाय माम बोलते हैं, तो फिरोजा की धाय गुल विहिष्ट को भेजा गया। गुल विहिष्ट यहां पर आई, उसने जालोर पर अटैक किया और वीरम देव चौहान का सिर काटकर और फिर वहां पर वो लेकर गई दिल्ली में। फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया पूरे रीति रिवाज से, जैसा हमको जानकारी मिलती है, सोर्स में बता देता हूं, पद्मनाभ का वही कानड़ देव प्रबंध, कि वहां पर पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया। और फिर बाद में फिरोजा ने भी यमुना नदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोले अब वीरम देव ही नहीं है तो मैं भी जी के क्या करूंगी, मैं भी छलांग लगा देती हूँ। तो ये प्रेम कहानी वाली जो बात बताई थी, ये मुनोत नैन्सी ने बताई थी, लेकिन आगे कि फिरोजा भी आई, गुल विहिष्ट को भी यहां पर भेजा गया उसकी धाय को अटैक करने के लिए, ये जो बातें हैं कानड़ देव प्रबंध में लिखी गई हैं। लेकिन इस घटना के संबंध में एक इतिहासकार डॉक्टर लाल ये कहते हैं कि तुर्की सेना का जो नेतृत्व एक महिला को नहीं दिया जाता था। खैर इतनी कहानी मैंने आपको बताई, बहुत सारे रीजन बताए। एक रीजन और है जो अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो जो उस समय का था, अमीर खुसरो ने कहा दोनों के बीच में लड़ाई का जो कारण है ना भैया, वो है आपसी महत्वाकांक्षाओं का टकराव। अलाउद्दीन खिलजी को अगर गुजरात की तरफ बढ़ना है तो उसके लिए जालोर पर अटैक करना जरूरी था, जालोर को जीतना जरूरी था, क्योंकि पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने चोट खाई थी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालोर से नहीं निकलने दिया था, और वापसी में जब आई थी तो वापसी में भी उनकी सेना को तितर बितर कर दिया गया था, उनका पैसा और लूट लिया गया था, क्योंकि वो शिवलिंग के टुकड़े खंडित करने के बाद, शिवलिंग को तोड़ने के बाद और दिल्ली लेकर जा रहे थे। तो दोनों के बीच में अब ये युद्ध होना जरूरी हो गया। हालांकि देखो फिरोजा और वीरम देव चौहान के बीच की जो प्रेम कहानी की बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, टाइम लगे तो देख लेना उसको। अलाउद्दीन खिलजी ने अब यहां पर अपनी सेना भेजी, लेकिन जालोर को जीतने से पहले एक दुर्ग को जीतना जरूरी था। वो दुर्ग है सिवाना का दुर्ग, जिसको कहते हैं जालोर के दुर्ग की चाबी, या उसको कहा जाता है मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। समझना थोड़ा सा, सिवाना का फोर्ट है जोधपुर के पश्चिम में। इसके अलावा सिवाना के पश्चिम में जाओगे तो मालानी का क्षेत्र,
राठौड़ शासक थे मल्लीनाथ जी, उनके नाम पर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है उसका नाम मालानी क्षेत्र पड़ा। सिवाना के उत्तर में जाओगे तो पचपदरा, पचपदरा नमक की झील है, और जितना भी राजस्थान में नमक उत्पादन होता है उसमें सबसे प्योर नमक अगर कहीं पर होता है इस पचपदरा वाले क्षेत्र में होता है। सिवाना के दक्षिण में अगर जाओगे तो है जालोर। अब आपको अगर जालोर जीतना है तो आपको पहले सिवाना जीतना पड़ेगा। सिवाना पर कौन बैठा है? कानड़देव चौहान के भतीजे सातलदेव, या कुछ जगह उनको शीतलदेव भी लिखा हुआ है। इसके अलावा सोमदेव, कानड़देव चौहान के भतीजे सातलदेव और सोमदेव वो यहां पर बैठे हुए हैं सिवाना के दुर्ग में। और सातलदेव के संबंध में तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा है इस दुर्ग के बारे में और सातलदेव के बारे में। सातलदेव बहुत लंबे चौड़े शरीर के थे, और ऐसा बताया जाता है कि जब उनको लाया गया अलाउद्दीन खिलजी के सामने, धड़ लाया गया और सिर अलग लाया गया, तो देखकर वो चौंक गया था अलाउद्दीन खिलजी। बोले यार ऐसे भी आदमी होते हैं कि इतने लंबे चौड़े आदमी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सिवाना का जो दुर्ग है ना, ये बहुत भयानक जंगल में है। तो बहुत सारा जंगल था, मार्ग वहां तक पहुंचने का इजी नहीं था, उसकी बात से इतना तो पता चलता है। और यहां का जो शासक है वो काफिर सातलदेव है। भाई मुस्लिम के अलावा जितने भी थे उनको काफिर ही बोलते हैं ये लोग। तो काफिर यहां का शासक है काफिर सातलदेव, जो किसी पहाड़ी सिमुर्ग की भांति है। सिमुर्ग कोई पक्षी होता है जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भयानक होता है, तो इसका मतलब ये लंबे चौड़े डील के तो थे, शरीर के तो थे। और फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ये लिखता है कि उसके बहुत सारे जो लोग हैं वो पहाड़ी गिद्धों की भांति उसकी रक्षा करते रहते हैं। सिवाना के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेना। यहां जब आप जाओगे तो कुमट झाड़ी है बहुत सारी, उसकी वजह से इसको कुमठाना भी कहा जाता है इस दुर्ग को। इसके अलावा जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे तो राजस्थान के जो बाद में आगे चलकर मुख्यमंत्री बने थे जयनारायण व्यास, जिनको राजस्थान का शेर कहा जाता है, ये सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो उनको सिवाना के दुर्ग में ही कैद किया गया था, और उनके साथ के और जो दूसरे क्रांतिकारी थे उनको जालोर भेज दिया गया था। जैसे मथुरादास माथुर, गणेश लाल व्यास, उनको तो जालोर के दुर्ग में कैद किया गया था, जबकि सिवाना के दुर्ग में जयनारायण व्यास को कैद किया गया था। सवाल पूछा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया। इसी सिवाना के दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने। क्लियर है इतनी बात? तो सातलदेव और सोमदेव यहां पर बैठे भैया। पहला सामना हुआ, और इस सामने में अलाउद्दीन खिलजी का जो एक सेना नायक था नाहर खां, वो मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना रवाना की फिर से, और कमालुद्दीन गुर्ग को नेतृत्व दिया गया। दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि जून में ये सेना चली थी दिल्ली से, और 10 नवंबर 1308 ईस्वी को इस सेना का जालोर के दुर्ग पर अधिकार हो गया था। तो मतलब ये जो शाखा हुआ था ये कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। केसरिया किसने किया था? सातलदेव सोमदेव। और जोहर किसने किया था? मेणादे, उनके नेतृत्व में यहां पर महिलाओं ने जोहर कर लिया था। तो खैर कमालुद्दीन गुर्ग यहां पर आया, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और फाइनली यहां पर ये केसरिया हुआ, शाखा हुआ 10 नवंबर 1308 ईस्वी को। दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अधिकार होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहां का प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा, और इसका नाम बदल दिया, नाम बदल कर दिया खैराबाद। क्लियर इतनी बात? कानड़देव चौहान के पास में ये न्यूज पहुंची कि सिवाना चला गया। सातलदेव और सोमदेव के नेतृत्व में योद्धाओं ने केसरिया कर लिया, वीरांगनाओं ने जोहर कर लिया। तो अब इसके बाद और समाचार ये पहुंचने लगे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना, अलाउद्दीन तो लौट गया था वापस, लेकिन उसकी सेना ने यहां पर आसपास की बस्तियों को उजाड़ना शुरू कर दिया। सांचौर में, जो जालोर में ही आता है, एक तहसील है सांचौर, भगवान महावीर का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ दिया। और भीनमाल, ये भी जालोर में ही आता है, वहां पर शिक्षा का एक केंद्र था, उसको भी तोड़ दिया गया। देखो हिस्ट्री जब मैं पढ़ता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन के जो केंद्र हुआ करते थे उनको स्पेशली टारगेट किया करते थे विदेशों से आए हुए आक्रांता। देखते हैं हम ये बात बार बार देखते हैं। वो बख्तियार खिलजी पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक कर रख दिया। और कमाल की बात तो ये, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप तो झूठी बात फैला रहे हो। अरे फूंक कर रख दिया था, कई दिनों तक तो उनकी आग नहीं बुझी थी। सोर्स पढ़ो, पढ़ने के बाद बात करो। इसके अलावा आप अजमेर में जाओ, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का उर्स लगता है बाबा पंजाब साहब का, इसीलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यह पहले एक संस्कृत स्कूल थी। अजमेर के चौहान शासक थे विग्रहराज IV, जिनको बीसलदेव चौहान के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था। यहीं पर उन्होंने कुछ जानकारियां भी उत्कीर्ण करवाई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा दिया।
पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय यहां पर 85 टाइप के जो अध्ययन जो क्षेत्र होते थे, अब वो या तो विषय रहे होंगे या दूसरी एक्टिविटीज को टोटल मिलाकर 85 प्रकार के अध्ययन और अध्यापन कराए जाते थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय में। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तुड़वाया, ऊपर ऊपर का ढांचा चेंज कर दिया। नीचे अगर आप देखोगे आज भी तो मूर्तियां बनी हुई हैं, आज भी आपको ये लगेगा कि केवल ये ऊपर ऊपर का ढांचा तोड़ा गया, नीचे वाला जो है वो पूरा एज इट इज है जैसा उस समय बनाया गया था, तो वहां उसको तोड़ा गया। इसके अलावा यहां पर भीनमाल में सिवाना के दुर्ग को जीतने के बाद यहां पर भीनमाल के उस शिक्षा के केंद्र को उजाड़ दिया गया। और तो और जालोर पर जब अधिकार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की सेना का, तो वहां पर एक संस्कृत पाठशाला थी जिसको भोज परमार के द्वारा बनाया गया था। पहले जब परमारों का यहां पर कभी अधिकार रहा होगा तो परमार भोज ने उस संस्कृत पाठशाला को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको तुड़वा कर वहां पर एक मस्जिद बनवाई, और अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई इसीलिए उसको अलाउद्दीन की मस्जिद या अलाई मस्जिद कहा गया। तोप खाने के पास में थी इसीलिए उसको तोप खाना मस्जिद भी कहा गया। तो खैर वापस पॉइंट पर आओ कि सिवाना के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली लौट गया। सिवाना का प्रबंधक कमालुद्दीन गुर्ग को बना दिया गया था और यहां पर रहते हुए आसपास की बस्तियों को उजाड़ना शुरू कर दिया। सांचौर में महावीर के मंदिर को तोड़ा, भीनमाल में शिक्षा के केंद्र को उजाड़ कर रख दिया। और ये सारे समाचार कानड़देव चौहान के पास में पहुंच रहे थे। कानड़देव चौहान के आह्वान पर सामंत इकट्ठे हुए और इस तुर्क सेना को मालकाना जो क्षेत्र वर्तमान मेड़ता में आता है वहां तक खदेड़ दिया गया। और इस तुर्क सेना का एक सेनापति था शम्स खां, उसको परिवार के साथ में बंदी बना लिया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी को स्वयं यहां पर आना पड़ा। एक बात और ध्यान रखना, सिवाना का जो गढ़ जीता था वो सीधे नहीं जीत पाया था अलाउद्दीन खिलजी। वहां पर भी उसी रणनीति को अपनाया गया जिस रणनीति को रणथंभौर में अपनाया गया था कि अंदर के किसी व्यक्ति को मिलाओ, विश्वासघात करो और जीत लो। यहां पर भी ऐसा किया था और जालोर में भी ऐसा ही किया जाएगा। सिवाना का अंदर का एक व्यक्ति था, एक सैनिक था, भायल सैनिक, उसको अपनी ओर मिलाया। किस प्रलोभन से? साथ दे हमारा, तेरे को राजा बना देंगे। और बाद में राजा कुछ नहीं बनाते थे, उनको भी मरवा देते थे कि भैया तू अपने राजा का ही नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। तो भायल सैनिक ने यहां विश्वासघात किया। अंदर दुर्ग के अंदर जो कुंड था पानी पीने की, जहां से व्यवस्था होती थी, वहां पर गाय का रक्त मिलवा दिया गया। और जो अनाज होता था वहां पर गाय की अस्थियां, गाय की हड्डियां डाल दी गई। तो दुर्ग के अंदर खाने और पीने के सामान की दिक्कत हो गई। तो इसलिए उनको यहां पर यह युद्ध लड़ना पड़ा, खुले में आना पड़ा, और यहां पर यह दुर्ग उनके हाथों से चला गया। जालोर में भी ऐसा हुआ। जालोर में एक सैनिक बीका दहिया, उसको भी ये कहा हमारा साथ दे, तेरे को राजा बना देंगे। बीका दहिया ने वहां पर साथ दिया। ऐसा बताया जाता है कि कोई थोथ जगह थी, पोली जगह थी, वहां से दुर्ग के अंदर पहुंचा जा सकता था। तो कुछ ऐसा मार्ग उनको बताया जिसकी जगह से वहां पहुंच गए अंदर। राई वगैरह की भी कहानी बताई जाती है कि साहब राई फेंकी गई रातों रात और राई उग जाती है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन बीका दहिया एक व्यक्ति था जिसके विश्वासघात की वजह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दुर्ग के अंदर पहुंचने का एक आसान मार्ग उपलब्ध हो गया और उसकी वजह से यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो गया। हालांकि बीका दहिया की जो पत्नी थी वो एक स्वाभिमानी महिला थी, राष्ट्रभक्त महिला थी, स्वामी भक्त महिला थी। उसको जब ये पता चला कि मेरे पति ने इस प्रकार से मेरे राज्य के साथ में, मेरे राजा के साथ में विश्वासघात किया है, तो उसने अपने पति की हत्या करके इस बात की सूचना कानड़देव चौहान के पास में पहुंचवा दी थी कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जाकर मिल गया और दुर्ग के अंदर पहुंचने का गुप्त मार्ग ये उसको बता दिया, लेकिन मैंने इसकी हत्या कर दी है। तो महान थी वो महिला हीरादे, जिसने अपनी वैल्यूज को ज्यादा महत्व दिया अपने रिश्ते की बजाय। तो 1311 ईस्वी में ये जालोर का शाखा हो गया जिसमें कानड़देव चौहान, उनके पुत्र वीरमदेव चौहान, इसके अलावा जैता देवड़ा, लूणकरण, अर्जुन और भी 2-1 सैनिक और थे जो पदाधिकारी थे बड़े, उनके नाम थे मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहे। तो इनके द्वारा यहां पर, इनके नेतृत्व में योद्धाओं ने यहां पर केसरिया कर लिया। एक बात समझने की है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देखो जितने भी अटैक किए गए राजस्थान में या राजपुताना में, कहीं पर कोई रानी की बात जोड़ दी गई कि साहब रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया, कहीं पर कोई और कहानी जोड़ दी गई, जबकि ऐसा नहीं था। रानी पद्मिनी से रिलेटेड तो मेरा एक स्पेशल वीडियो अभी आएगा जो मैंने चित्तौड़ में जाकर ही वहां पर बनाया था कि एग्जैक्टली कौन से स्थान है जहां पर रानियों के द्वारा जौहर कर लिया जाता था और रानी पद्मिनी की कहानी में कितनी सच्चाई है कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रानी पद्मिनी के लिए अटैक किया था। नहीं, ऐसा नहीं था। आप उसको देखना, उस पूरे वीडियो को देखना, कैसे कांच लगाया जाता था और कैसे सूरत दिखाई जाती थी, ये मतलब सारी चीजें कैसे मनगढ़ंत जोड़ दी गई थी केवल थोड़ा रोचक बनाने के लिए इन सारी चीजों को, जबकि ऐसा नहीं था। आप एक ट्रेंड को पकड़ो। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर पूर्वी सीमा तक जो पूरा क्षेत्र है इस पर अटैक किए, क्योंकि उसको नीचे गुजरात मालवा की तरफ बढ़ना था, इसीलिए इन क्षेत्रों पर अधिकार करना उसके लिए जरूरी था। आप जालोर ले लो, 1311 में जालोर पर अटैक किया। बाड़मेर ले लो, शिवाना जो बाड़मेर में आता है, 1308 में वहां पर अटैक किया था।
चित्तौड़ ले लो, 1303 में चित्तौड़ पर अटैक किया था। रणथंबोर ले लो, 1301 में रणथंबोर पर अटैक किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की ये पूरी जो पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लेकर और पूर्व तक की जितनी बेल्ट है, सब जगह अटैक किए थे, क्योंकि उसको इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार करना था, ताकि नीचे अगर उसकी सेना जाए, दक्षिण की तरफ जाए, तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध ना हो। तो एक छोटा सा था जालोर रियासत। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।